चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, तो क्यों ना पूछूं मैं? ये क्लिप तो हम सब ने कई बार देखी है, बट इससे ठीक पहले अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा था आज हम उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू करें उससे पहले आप जाके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप तक वो सबसे पहले पहुंचे और मेरे व्यूज थोड़े से बढ़ जाएं, क्योंकि मेरे वीडियोस पर भी आजकल व्यूज तो आ नहीं रहे, क्योंकि पिछला वीडियो तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। खैर चलो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वीडियो में मैं बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर अंकल के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये अंकल फेमस है अपनी लाइफ लॉन्ग कंट्रोवर्सीज के लिए और नॉन टैलेंटेड लोगों को लॉन्च करने के लिए और टैलेंटेड लोगों का करियर खाने के लिए। तो अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। वैसे मैं फालतू की बकवास कर क्यों रही हूँ मुझे नहीं पता, बिकॉज थंबनेल तो देख के ही, टाइटल को पढ़ के ही आप लोग यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो जैसा हम लोगों को पता है अभी चल रहा है इस दुनिया की महामारियों का सीजन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बिग बॉस एंड अदर इरिटेटिंग शोज जो कि हमारी टीवी में आजकल भरे पड़े हैं। तो जैसा बिग बॉस जब शुरू हुआ तो बिग बॉस के प्रमोशन के लिए हमारे ये सेल्मोन अंकल पहुंच गए अपने फार्म हाउस पर। वहां पे धड़ाधड़ इन्होंने वीडियोस बनाई और वीडियोस बना के पोस्ट की जस्ट फॉर बिग बॉस प्रमोशंस। तो इन अंकल को मुझे क्या लगता है ना, इन अंकल को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है। इतने भूखे हैं अंकल, इतने भूखे हैं कि बिग बॉस के प्रमोशन करते करते भी अपने घोड़ों की रोजी रोटी खा जाते हैं। नहीं समझ में आई बात तो जरा इसे देखो। वैसे मुझे क्या लगता है ना, इन अंकल को इस घोड़े में विवेक ओबरॉय की शक्ल याद आ रही थी। वैसे अगर विवेक ओबरॉय की बात शुरू ही हुई है तो याद कीजिए वो एपिसोड जब सलमान खान गए थे रजत शर्मा के शो पे आपकी अदालत में, और यहाँ जाके जब इनसे विवेक ओबरॉय के बारे में पूछा गया तो इन्होंने कैसे रिएक्शंस दिए और क्या क्या कहा, जरा देखते हैं इसे। बच्चन को आपने गले लगाया? जी हाँ, अभिषेक बच्चन से मेरा सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर। आपने हाल ही में शाहरुख खान को गले लगाया? जी सर, अभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन विवेक ओबरॉय को आप? सर हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है सर। तो जैसा कि सलमान अंकल कह रहे हैं कि हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, बट मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी एक्सपायरी डेट आएगी कब, क्योंकि ये क्या है ना 10-10 साल के बच्चों के साथ इनकी मूवियां जो चलती जा रही हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इनकी एक्सपायरी डेट तो भाई इनने इन्फिनिटी लिखवा के लाई है। नहीं, आज के डेट में अमिताभ बच्चन भी ना बूढ़े कैरेक्टर करने लगा है, लेकिन इनको तो वही एकदम वो क्या कहते हैं ना प्रेम रतन धन पायो वाले कैरेक्टर्स ही करने हैं। आई थिंक कि एंगर और ये सब की भी एक्सपायरी डेट होना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी जाके, नाम क्या उनका, विवेक ओबरॉय, उनसे हाथ मिलाऊंगा या उनसे कभी बात करूंगा। मैं दूरी, वो अगर वो करना भी चाहे तो मैं दूरी हट जाऊंगा, लेकिन मेरा उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे यहाँ पे एक और चीज जिस पे सबका फोकस गया था वो था कि ये नहीं जानते, इनफैक्ट ये 5 मिनट के अंदर ही भूल गए उस व्यक्ति का नाम जिसके लाइफ बर्बाद कर दी इस इंसान ने, जिसकी करियर खा गए जस्ट बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। सो यहाँ पे जब इनके ऐसे विचार है भाई कि ये भूल सकते हैं कौन है वो, बस ये अलग बात है कि इनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये महाशय जी ना उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे गले मिलेंगे, इन्हें उनसे प्रॉब्लम नहीं है पर ये उनसे मिलेंगे नहीं। चलिए इनकी पर्सनल लाइफ है, इनका अपना ओपिनियन है, पर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, जरा यहाँ पर भी एक बार नजर डाल के देखते हैं ना। रोहन का नाम नहीं जानते आप? एक आदमी से लड़ते हो, झगड़ते हो, तू तड़ाके से बात करते हो,
और आपको उसका नाम भी नहीं पता? हाँ मेरी गलती है सर, अगर आप कह रहे हो तो गलती तो गलती नहीं है, बदतमीजी है। मतलब अगर खुद करो तो ये तुम्हारा स्टाइल है, और अगर किसी और ने सेम चीज कर दी ना तो दैट इज नोन एज बदतमीजी। भाई हिपोक्रेसी की भी लेवल है, देखो तुम अच्छे से समझ लो ये कि क्या नाटक है इनके। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब एक जगह कुछ, दूसरी जगह कुछ। मतलब सलमान अंकल एक बात पे तो टिको। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं सलमान अंकल और करियर खाने की, तो फिर हम अरिजीत सिंह वाला केस कैसे भूल सकते हैं, जब इन महाशय ने अरिजीत सिंह जैसे टैलेंटेड सिंगर को हटाया था अपने सॉन्ग से। एंड व्हाट नेक्स्ट, इससे कुछ वो कर नहीं पाए, क्योंकि अब हम सबको पता है कि टैलेंट किसी हद तक तो उनका पीछे छोड़ेगा ना। अब खुद को तो एक्टिंग आती नहीं, खुद को तो कुछ करना आता नहीं, आप आए हैं दूसरे टैलेंटेड लोगों का करियर खाने। आपने विवेक ओबरॉय के साथ जो किया सो किया, उस समय मुझे नहीं पता ऑडियंस क्या कर रही थी और क्या नहीं कर रही थी, बट यहाँ तो हम सब इतने सतर्क तो थे ही कि आप अगर अरिजीत सिंह को हटाएंगे गाने से तो अरिजीत सिंह का करियर तो कहीं नहीं जाने वाला। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने खुद ही हम लोगों ने सेट कर दिया। अब अरिजीत सिंह का करियर खाया, उसका गाना उठा के आतिफ असलम को दिया और साथ ही साथ खुद गाना गाया। मतलब एक्टिंग तो आती नहीं थी, अब चल गए हमारे सलमान अंकल सिंगिंग में हाथ आजमाने। और वैसे मैंने जब चेक किया ये डाटा तो मुझे पता चला कि ये गाने आज नहीं गाए पहली बार इन्होंने, इससे पहले भी इन्हें बहुत बड़े वाले भूत चढ़े थे गाना गाने के। और ये नौटंकी चली आ रही है 1999 हेलो ब्रदर से। और हेलो ब्रदर के हीरो सुल्तान, रेस 3, नोटबुक, दबंग 3, प्यार करो ना, तेरे बिना, भाई भाई बाई गॉड, इतने सारी मूवीज के नाम, और इन सब में इनका कचरा कचरा गाना। भाई मतलब वो कहते ना इनकी बकवास मूवी और उसमें बकवास सा गाना, भाई सोने पे सुहागा वाला काम करता है। अब ये गाने तो मतलब मैं कहने क्या ही कहूँ मैं इनको, मतलब कुछ करना है। अब तो टैलेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैलेंट और इनका तो भाई कतई नहीं बनती है। टैलेंट और इनको अगर एक साथ रख दिया जाए तो टैलेंट भी बोलेगा कि मैं नहीं आ रहा। वैसे जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा था, सलमान अंकल कई चीज़ों के लिए फेमस है, जिनमें से ऑब्वियसली एक है उनकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली कंट्रोवर्सीज। तो देयर आर सर्टेन कंट्रोवर्सीज जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि वो हिट एंड रन केस जिसमें भाई सलमान खान का ड्राइवर ने गाड़ी चलाई थी, और वो ब्लैक बक वाला केस तो हमें याद ही है, जिसके चक्कर में सलमान अंकल को जाकर जेल में रातें काटनी पड़ी। वो अलग बात है कि उनके बेल होने के बाद उनके फैंस ने ऐसा जश्न मनाया था जैसे उन्होंने बॉर्डर पे कोई युद्ध जीत लिया हो। भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर आप भी सलमान अंकल के फैन हो ना तो मुझे समझा दो कि आखिर है क्या उस इंसान में कि आप उसके फैन हो, या फिर आप भी बिल्कुल ही वैसे ही नॉन टैलेंटेड इंसान हो, क्योंकि मैं और कुछ रिलेट कर नहीं पा रही हूँ, इसका कोई लॉजिक समझ नहीं पा रही हूँ। वैसे हिट एंड रन केस और ब्लैक बक केस तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, साथ ही साथ उनकी कंट्रोवर्सीज ऐश्वर्या राय के साथ भी बहुत फेमस रही। ऐश्वर्या राय के साथ उनका इतना मिसबिहेवियर, देन उनका ब्रेकअप, एंड देन वो फिर जब विवेक ओबरॉय के साथ थी उसका करियर बर्बाद किया, और भी बहुत सारी नौटंकी चली। एंड लेटर ऑन ऐश्वर्या राय ने कर ली अभिषेक बच्चन से शादी। वैसे तो आज तक इस पॉइंट पे सबने यही कहा है कि अभिषेक बच्चन में टैलेंट ही कहाँ था, उसका कोई करियर ही कहाँ था जो उसको कोई खा सके। लेकिन मुझे एक चीज समझाओ कि क्या सलमान खान की इतना मतलब उसके अंदर इतना पावर थी कभी बच्चनों से लड़ पाने की? भाई वो सबसे लड़ सकता है, लेकिन बंदा बच्चन फैमिली से नहीं लड़ सकता, क्योंकि हम सबको पता है कि बच्चन फैमिली का क्या मुकाम है बॉलीवुड में। सो जितना आपकी लेवल है, जितनी आपकी हैसियत है, उसी हिसाब से ना आप अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने राइवल्स बनाते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं सलमान खान यानी कि सलमान अंकल के बारे में। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसी कंट्रोवर्सीज का सलमान अंकल हिस्सा रहे हैं जिसके बारे में हमने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा कंसर्न का मुद्दा था। जैसे कि जब 26/11 के अटैक्स हुए थे तो सलमान अंकल को लगता था कि इसमें पाकिस्तान का तो कोई हाथ ही नहीं है, पाकिस्तान दूध का धुला है। और वो 26/11 के अटैक को इतना महत्व सिर्फ हमारे देश में इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो एक वीआईपी एरिया है, वहाँ पे सिर्फ एलाइट्स रहते हैं, मतलब एक 5 स्टार होटल है, वहाँ पे अमीर लोग बेसिकली रहते हैं, इसलिए हमने उस जगह पे बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन वहाँ अमीर हो गरीब हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें इस बात से थी कि वो हमारे देश के नागरिक थे। और जब 26/11 नरीमन हाउस, ओपेरा हाउस के जब सीएसटी का सबका केस चल रहा था ना, ये हम सभी को याद होगा कि हमने किस तरीके से टीवी पे उसको देखा था और उस चीज से कितना रिलेट किया था, कितनी दहशत थी उस समय हमारे देश में। और ऐसे टाइम पे, देश को सपोर्ट करने के टाइम पे आप ऐसी बकवास करते रहते हैं, और जहां आपको अपने देश का सपोर्ट करना वहां आप जाके पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो सलमान अंकल आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, तो आप प्लीज जाके वहीं शिफ्ट हो जाओ, बिकॉज ये देश आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। हम इतना टॉलरेंट है ना भाई, आप लोगों को टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन इतनी बकवास आप जो करते हैं उसका क्या करें हम।
अब टेररिस्ट के साथ तो आपको एक अलग ही लेवल का प्यार है, इसीलिए तो आप हमेशा से याकूब मेनन का साथ देते आए। अब याकूब मेनन से आपको इतना प्यार था कि आप उसकी फांसी बिल्कुल गलत आपको लग रही थी, चाहे आपके ही बॉम्बे में उसने कितने अटैक्स करवाए हों। और ऐसी हालात में आप सभी से मतलब है मुझे, आप सभी ऑडियंस से, कि आप ऐसे इंसान को इतना सपोर्ट करते हैं, आप खुद को भाई फैन करके डिनोट करते हैं। और अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो सलमान खान ने खुद ही कहा है, सलमान खान ने खुद ही कहा है कि वो ये जो कुछ भी चैरिटेबल नौटंकी करते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए करते हैं सो दैट उन्हें आपने पास्ट में जो कुछ भी बुरा किया है उन सब की भरपाई कर सके, नर्क में जाके जवाब ना देना पड़े करके। अगर उनने चैरिटी नहीं की, उनका सो कॉल्ड बीइंग ह्यूमन का नाटक नहीं चला, तो भाई ऑडियंस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा कि वो उनको क्यों प्रेज करें और क्यों उनके साथ रहें। पर मुझे क्या लगता है ना कि सलमान अगर आप गलत हो, आप अगर ये सब नहीं भी करते हैं तो आपके वो गधे इडियट फैंस जो है ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले थे। आप कल को जाके किसी का मर्डर भी कराओगे खुल्लम खुल्ला, तो भी आपको वो साथ जरूर देंगे। दे विल बी लाइक भाई ने तो ऐसा सेल्फ डिफेंस में किया होगा, राइट। अब सलमान अंकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हमें इतने अच्छे से तो पता ही है इनके फैंस के बारे में, तो सलमान अंकल अपने फैंस का हमेशा से बहुत ज़्यादा फायदा उठाते आए हैं। ये हमेशा से इस दुनिया के सबसे नॉन टैलेंटेड लोगों को ढूंढ के लाते हैं, और या फिर अपने राइवल को कंपटीशन देने के लिए कुछ ऐसे इंसानों को ढूंढ के लाते हैं और उन्हें लॉन्च करते हैं, जिससे इनके फैंस सर पे चढ़ा के बिठा देते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं बनता है कि सामने वाला जो इंसान को लॉन्च किया है इनने, उन्हें इनकी तरह भी एक्टिंग आती है या नहीं। अब इन्हें तो एक्टिंग आती नहीं, गाना आता नहीं, टैलेंट के नाम पे कुछ भी है नहीं इनके पास, लेकिन ये जिसे लॉन्च करते हैं उसमें अगर टैलेंट हो तो इन्हें क्या परेशानी है। लेकिन नहीं, ये ऐसे ही लोगों को ढूंढ के लाएंगे जिनके अंदर इनकी ही तरह टैलेंट ना हो। ऐसे में अगर हम नाम याद करें तो इन्हें आथिया शेट्टी को लॉन्च किया, सूरज पंचोली को लॉन्च किया, जरीन खान को, कैटरीना कैफ को, जैकलीन फर्नांडिस को, सोनाक्षी सिन्हा को, एंड लास्टली आयुष शर्मा एंड वरीना हसैन को। एंड आई एम डैम श्योर ये लास्ट नहीं होंगे, क्योंकि इसके आगे बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग करियर इनका चलता रहेगा, क्योंकि ये बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए अब नहीं रहे। अब ये इनका काम ही यही है कि ये लॉन्चिंग किंग बन जाएं और ये इस दुनिया के सारे नॉन टैलेंटेड लोग को ढूंढ कर लॉन्च कर दें। अब लॉन्च ने सिर्फ नॉन टैलेंटेड के साथ साथ इन्हें अपने खानदान वालों को भी तो करना है, जैसे कि आयुष शर्मा जो कि इनके जीजाजी हैं। अब इन्हें पता था कि आयुष शर्मा की वैसे तो कोई आइडेंटिटी हो नहीं सकती है और वैसे किसी और काम में इनका कुछ चांस है ही नहीं, लेकिन बॉलीवुड के व्यूअर्स जो है वो तो गधे ही है ना, वो तो देख ही लेंगे। सो उन्होंने लॉन्च कर दिया आयुष शर्मा को विथ वरीना हसैन, जिसका नाम मुझे बड़ी मुश्किल से याद हुआ है, क्योंकि वो कुछ भी सलमान खान के द्वारा लॉन्च होने के बावजूद फेमस ना हो पाई। वैसे फेमस तो आयुष शर्मा भी नहीं हो रहा, चलो अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे नॉन टैलेंटेड लोगों को लॉन्च करने के बाद सलमान खान यहीं पे नहीं रुकते। ऐसी न जाने कितनी सारी हरकतें इस इंसान ने कर रखी हैं, जिसके बारे में हम बात करते करते इतनी थकेंगे, लेकिन ये क्या ही कहें हम। अब अपने जहाँ तक आपको याद होगा, वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बात की थी अर्नब गोस्वामी वाली उस क्लिप के बारे में, जिसमें हम पूछ रहे थे कि चुप क्यों सलमान। तो सलमान खान वैसे तो हर दूसरे टेररिस्ट के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, हर दूसरे एंटी नेशनल इंसान के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, पर जहाँ पे बात होती है देश की भलाई की, जहाँ पर बात आती है देश के लिए कुछ अच्छा कहने की, या फिर किसी टैलेंटेड के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी, वहाँ पे इनके मुंह में दही जम जाती है, वहाँ पे इनसे कुछ भी नहीं बोला जाता। अब जैसे कि आप देख लीजिए इस क्लिप में, जहाँ सलमान खान ने न जाने कैसी घटिया हरकत की थी, जिसके बारे में अर्नब गोस्वामी ने कहा था, एंड लेटर ऑन उसका थोड़ा सा पार्ट फेमस हो गया, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसका पूरा क्लिप देखें। एक बात बताओ, मुझे किसी ने बोला कि नहीं, एक मिनट, बहुत फटर बोलने वाले हैं, एक मिनट सुनिए, बहुत फटर बोलने वाले हैं, है ना, हर चीज पर बात करने वाले हैं, और ऐसा आदमी है कि कभी उसने बोला था और उसके लिए देश उसको माफ नहीं करेगा। उसने बोला था कि बलात्कार होने के बाद औरतें जिस तरह से चलती है ना, मैं वैसा चलता था, एक्टिंग कर रहा था मैं। उस आदमी ने बोला था, उसका नाम है सलमान खान, उसने बोला था बलात्कार होने के बाद औरतें कैसे चलती है। अरे सलमान, तेरे को पता है किस तरह की घिनौनी भाषा यूज की थी आपने नहीं बोलूंगा मैं। तो वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप?
बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आपको भी जवाब देना, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना कहां है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूं सलमान खान कहां है? पूरे दिशा सालियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? चुप क्यों हो सलमान? सुशांत की हत्या के बारे में चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? देश के नब्ज के खिलाफ बोलने वाले आदमी हो तुम, तो बोल के दिखाओ। बोलती बंद क्यों? बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के, तो क्यों ना पूछूं मैं? वैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि बिग बॉस की स्क्रिप्ट को रट्टा मार के बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम बिग बॉस की बात कर ही रहे हैं तो मेरा एक बहुत ही छोटा सा सवाल है कि क्यों आप हमेशा किसी हिंदू संत को, महात्मा को लेकर आते हैं। वैसे संत महात्मा कहना उन लोगों के लिए बुरा होगा, क्योंकि आपने आज तक जिन्हें लाए हैं 2000 स्वामी ओम एंड राधे माँ टाइप्स, तो ऐसे लोगों को आप क्यों हमेशा लेकर आते हैं? क्यों किसी मौलाना को, किसी गुरु को, किसी पादरी को इसको नहीं बुलाते हैं आप? क्यों हमेशा हिंदूज को टारगेट किया जाता है आपके शोज में? इसका जवाब मुझे चाहिए। अगर आपको मिल सके तो आप लोग भी मुझे बता देना भाई, क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता कि इन लोगों की इतनी घटिया हरकतें क्यों रहती हैं। अब बिग बॉस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। तो बिग बॉस के बारे में अगर आप लोगों को मेरी बातें सुननी है तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो होगी अबाउट बिग बॉस। सो इतना ही ओवरव्यू दूंगी मैं उस वीडियो का। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट कौन सी मेरी बात आपको रिलेटेबल लगी और कौन सी नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, सो दैट मेरी वीडियो जब भी आपके पास आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत पहले ही हमने 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए थे, पर उसके बाद से जो ये अटका है वो बढ़ नहीं रहा है। सो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई नो तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 101% on the biggest. आया क्या? एलियन के शक्ल के आइला जादू।